नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2 और 3 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 1 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, विच वर्ड हैज़ बीन चोजन वर्ड ऑफ द ईयर 2020 एज द मोस्ट सर्च वर्ड इन द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे स्नैपचैट, क्वारंटीन, लॉकडाउन और कोरोना। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है क्वारंटाइन। अब यहाँ पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात है तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो हर साल एक वर्ड जारी करती है जो कि उस साल में सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ वर्ड होता है। तो ये साल 2020 में जो वर्ड सर्च किया गया है वो कौन सा है, तो वो है क्वारंटीन। उसके बाद में 2019 में कौन सा वर्ड सर्च किया गया था, तो 2019 में जो वर्ड सर्च किया गया था वो था अपसाइक्लिंग। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो 2 और 3 दिसंबर के करंट अफेयर में आज का जो पहला सवाल है वो है, इन हाउ मेनी इनिंग्स डिड विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 12,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स। विराट कोहली सबसे तेज 12,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कितने पारियों में बने हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 242 पारी, 462 पारी, 300 पारी और 314 पारी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 242 पारी। अब यहाँ पर उन्होंने 12,000 रन पूरे किए। तो हाल ही में उन्होंने 22,000 रन भी पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी देता हूँ। अब यहाँ पर विराट कोहली की बात हुई है तो विराट कोहली से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या फिर अवार्ड्स है, चलिए अब उन्हें देखते हैं। तो ये है विराट कोहली जिन्होंने हाल ही में 12,000 रन पूरे किए इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ में। उसके बाद में उन्हें इसके लिए कितनी इनिंग्स लगी है, तो उन्हें लगी है 242 इनिंग। उसके बाद में जो 2 नंबर पर आ गए हैं वो कौन है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। उसके बाद में 3 नंबर पर है रिकी पॉन्टिंग जिन्हें 314 इनिंग्स लगी थी। उसके बाद में 4 नंबर पर है कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका से है, उन्हें 336 इनिंग लगी थी। और 5 नंबर पर है सनत जयसूर्या जिन्हें 389 इनिंग्स लगी थी। उसके बाद में अब यहाँ पर विराट कोहली की बात हुई है तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। उनका जो जन्म है वो हुआ था 5 नवंबर 1988 को न्यू दिल्ली में। उसके बाद में उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो उन्हें मिला था 2013 में, पद्मश्री उन्हें मिला था 2017 में, 2018 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद में उन्हें 242 इनिंग्स लगी है 12,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाने के लिए। उसके बाद में एक रिकॉर्ड है जो उनके नाम पर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाई है ओडीआई में 52 बॉल में। इसके पहले ये रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम पर था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम पर है जिन्होंने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनचेज में ये कारनामा किया था। तो अगला सवाल है वो भी विराट कोहली से ही रिलेटेड है। इन हाउ मेनी इनिंग्स डिड विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 22,000 इंटरनेशनल रन्स। विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कितने पारियों में बने हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 493 पारी, 462 पारी, 511 पारी और 452 पारी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 462 पारी। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, उन्होंने 12,000 जो वनडे इंटरनेशनल रन्स है वो बनाए हैं 242 इनिंग्स में, और उन्होंने 22,000 इंटरनेशनल रन्स यानी कि इसमें T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट सभी के मिला के जो 22,000 रन बने हैं वो कितने इनिंग्स में बने हैं, तो वो बने हैं 462 इनिंग्स में। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 462 इनिंग्स लगी है विराट कोहली को 22,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने के लिए। उसके बाद में जैसा कि ऑप्शन में हमें दिख रहा था 493 इनिंग्स लगी थी सचिन तेंदुलकर को 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने के लिए, और इन्हीं का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली ने हाल ही में तोड़ा है। उसके बाद में 511 इनिंग्स लगी थी ब्रायन लारा को 22,000 रन बनाने के लिए जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। उसके बाद में 514 इनिंग लगी थी रिकी पॉन्टिंग को जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। अगर हम विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के स्टैट्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने 86 मैचेस खेली है। उनके जो रन है वो है 7,240 और उनका जो एवरेज है वो है 53.63। उन्होंने टोटल 2700 लगाई है। उसके बाद में अगर हम सचिन की बात करें तो सचिन जो है वो 200 टेस्ट मैच खेलने वाले इकलौते ऐसे बल्लेबाज है
उसके बाद में उन्होंने जो रन बनाए हैं वो है 15,921, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा रन है टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद में उनका जो बैटिंग एवरेज है वो है 53.78 का, और उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि 5100 बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद में अगर हम ओडीआई की बात करें तो विराट कोहली ने जो है वो 251 ओडीआई मैचेस के लिए, जिसमें उनके जो रन है वो हाल ही में 12,040 हो गए हैं, जो कि पिछले ही मैच में हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के थर्ड मैच में, जो कि इंडिया जीता है 12 रनों से। उसके बाद में जो बैटिंग एवरेज है वनडे में उनका वो है 59.31, उन्होंने 4300 लगाए हैं ओडीआई में। वहीं अगर हम सचिन तेंदुलकर के ओडीआई की बात करें तो उन्होंने 463 मैचेस के लिए, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा ओडीआई मैचेस है। उसके बाद में उन्होंने जो रन बनाए हैं वो है 18,426, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा रन है वनडे इंटरनेशनल में। उसके बाद में उनका जो बैटिंग एवरेज है वो है 44.83 का, और उन्होंने 4900 बनाए हैं। तो उसके बाद में अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पे गौर करना है कि जो विराट कोहली है उनके टोटल कितनी सेंचुरीज हो गई है, तो 70 सेंचुरीज हो गई है। और जो सचिन तेंदुलकर है उनकी कितनी सेंचुरीज हो गई है, तो उनकी 100 सेंचुरीज हो गई है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। बाद में जो अगला सवाल है वो है हु विल बी द न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा, कौन होंगे बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एलेक्सिस नारूद, संदीप कटारिया, अमिताभ चौधरी और शशिधर जगदीशन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संदीप कटारिया। संदीप कटारिया जो है वो भारतीय मूल के हैं और वो अब बाटा के वैश्विक स्तर पर सीईओ बनने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बाटा की बात हुई है तो चलिए देखते हैं बाटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाटा जो है वो एक शू मेकिंग कंपनी है जिसका फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 24 अगस्त 1894 को। इसके जो फाउंडर थे वो थे टॉमस बाटा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ल्यूसेने स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में इसके जो सीईओ है वो कौन बनने जा रहे हैं, तो वो बनने जा रहे हैं संदीप कटारिया। अब संदीप कटारिया जो है वो भारत में 2017 से बाटा के सीईओ थे, और उसके बाद में अब उन्हें मौका मिला है वैश्विक स्तर पर बाटा के सीईओ बनने का। यहाँ पर जो ऑप्शन थे एलेक्सिस नारूद जो है वो इसके पहले वैश्विक स्तर पर सीईओ थे बाटा के, यानी उनकी जगह कौन लेने वाले हैं, तो वो लेने वाले हैं संदीप कटारिया। उसके बाद में अब अमिताभ चौधरी दिख रहा है, तो ये कौन है, तो अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के सीईओ है। उसके बाद में अब शशिधर जगदीशन दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये जो है ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है इन विच स्टेट इज द सूर्यधर लेक अनवील्ड, सूर्यधार झील का अनावरण किस राज्य में किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारी तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको सूर्यधर झील के बारे में थोड़ी बात बता देता हूँ। सूर्यधर झील जो है ये उत्तराखंड में स्थापित करी जा रही है। तो ये उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित करी जा रही है, तो उत्तराखंड में देहरादून में डोई वाला गांव है, वहां पर इस झील को निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद एक चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगले साल जब मकर संक्रांति होगी यानी कि वसंत पंचमी होगी, तब यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन भी करा जाने वाला है, जिसकी पुष्टि जो है वो ये मुख्यमंत्री है उन्होंने की है। अब चलिए देखते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद में उसके जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है बेबी रानी मौर्य। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2 दिसंबर। अब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की बात हुई है तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो इस साल की इसकी थीम क्या थी, तो वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में एड्स का मतलब क्या होता है, तो एड्स का ये मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये होता किससे, तो ये होता है HIV वायरस से। तो HIV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इतनी जानकारी हमें 1 दिसंबर से मिलती है। उसके बाद में अब यहाँ पर 26 नवंबर दिख रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर हमें डेज याद रखना है तो हमें कंपेयर करके डेज को याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब 26 नवंबर की बात हुई है तो 26 नवंबर को जो डे मनाया जाता है वो है संविधान दिवस। उसके बाद में कानून दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय मिल्क डे,
यानी कि दूध दिवस जो है वो भी उसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद में एक डे जो है वो और मनाया जाता है, वो कौन सा डे होता है, तो वो होता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो इतने डेज जो है वो 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे की बात हुई है, तो हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि जो पोल्यूशन कंट्रोल करता है, उसके बारे में डिस्कस होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसी है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1974 में। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया क्यों जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका रीज़न ये है कि जो भोपाल में 1984 में एक गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें जो गैस था वो कौन सा था, तो वो था मिथाइल मरकॉप्टन। और ये गैस त्रासदी हुई कहाँ थी, तो ये हुई थी भोपाल में। तो इस गैस त्रासदी में जो हानि हुई थी उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अशोक कुमार, अजय त्यागी, विजय कुमार सिन्हा और उत्पल कुमार सिंह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद में अब यहाँ पर लोकसभा की बात हुई है, तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें होती है, तो वो होती है 552 सीटें। उसके बाद में अभी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें मौजूद है, तो वो है 543। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि लोकसभा, राज्यसभा और संसद भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, तो वो लिखा गया है आर्टिकल 79 में। उसके बाद में राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय लोगों को नामित कर सकता है, तो वो है 2 आंग्ल भारतीय लोगों को वो नामित कर सकता है। उसके बाद में अब यहाँ पर अशोक कुमार की बात हुई, तो अशोक कुमार कौन है, तो अशोक कुमार जो है वो हाल ही में डीजीपी बने हैं उत्तराखंड के। उसके बाद में अजय त्यागी कौन है, तो अजय त्यागी जो है वो सेबी के निर्देशक है। अब सेबी क्या है, तो सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर विजय कुमार सिन्हा दिख रहा है, तो विजय कुमार सिन्हा कौन है, तो अभी अभी जो बिहार में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं विजय कुमार सिन्हा, जो कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने बिहार में अभी तक। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया। भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अक्षय कुमार, सोनू सूद, सुरेश रैना और AR रहमान। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है AR रहमान, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कौन से सॉन्ग के लिए, तो वो है जय हो सॉन्ग के लिए। उसके बाद में अब यहाँ पर बाफ्टा ब्रेक थ्रू की बात हुई है, तो ये क्या है, तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू जो है ये एक पहल है जो कि यूके, चीन, भारत और अमेरिका में जो भी टेलीविजन, फिल्म या फिर खेल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें प्रमोट करने के लिए ये एक एक्टिविटी बनाई गई है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं AR रहमान। उसके बाद में अब यहाँ पर सोनू सूद की बात हुई है, तो सोनू सूद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कोरोना वायरस के वक्त जो प्रवासी मजदूर थे उनकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बुक है वो कौन सी है, तो वो है आई एम नो मसीहा। उसके बाद में इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था। तो सुरेश रैना से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था, वो ये था कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोले जाने वाली है उसमें जो है वो सुरेश रैना जो है वो उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ या फिर वहाँ के जो एकेडमी है उनके साथ समझौता किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च सहकार प्रज्ञा पोर्टल। किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मुख्तार अब्बास नकवी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कौन से मंत्री है, तो वो किसान मंत्री है, उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, रविशंकर प्रसाद कौन है और प्रकाश जावड़ेकर कौन है, इनके बारे में भी डिटेल में देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सहकार प्रज्ञा पोर्टल है ये लॉन्च किसने करा गया है। तो सहकार प्रज्ञा पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा। अब ये किया किस लिए गया है, तो जो भारत के किसान हैं उन्हें जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें मदद करने के लिए इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। चलिए देखते हैं इन चारों ही मंत्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्टर है, यानी कि ये भारत के किसान मंत्री है। हाल ही में जो किसान बिल आया है उससे रिलेटेड जो किसान है वो काफ़ी आंदोलन भी कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा से, वो इनके साथ ही मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये भारत के किसान मंत्री है। उसके बाद में अब यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी दिख रहा है, तो ये कौन से मंत्री है, तो ये भारत के माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री है, यानी कि
अल्पसंख्याक मिनिस्टर है। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन था उसमें वो था रविशंकर प्रसाद का, तो ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि ये कानून मंत्री है और दूरसंचार मंत्री भी रविशंकर प्रसाद ही है, यानी कि इनके पास 2 खाते हैं। उसके बाद में प्रकाश जावड़ेकर जो है वो पर्यावरण मंत्री है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के भी वो मिनिस्टर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हु इज अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी। एनडीडीबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अशोक कुमार, वर्षा जोशी, विजय कुमार सिन्हा और दिलीप रथ। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वर्षा जोशी। वर्षा जोशी जो है वो एक आईएएस है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एनडीडीबी यानी क्या होता है? तो एनडीडीबी यानी होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दिलीप रथ जो थे वो इस पद पर अभी तक बने हुए थे, और उसके बाद में अब इस पद पर कौन आएंगी? तो वो आएंगी वर्षा जोशी। अशोक कुमार के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये डीजीपी बने उत्तराखंड के, और विजय कुमार सिन्हा कौन है? तो ये बने हैं बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए अब देखते हैं एनडीडीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 16 जुलाई 1965 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आनंद, गुजरात में, और इसके जो इंटरिम चेयरपर्सन है वो है वर्षा जोशी। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है लुइस हैमिल्टन हैज़ वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020, कैपिटल ऑफ बहरीन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, बहरीन की राजधानी क्या है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है डकार, हेलसिंकी, मनामा और दोहा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मनामा। अब यहाँ पर लुइस हैमिल्टन की बात हुई है और बहरीन की बात हुई है, तो लुइस हैमिल्टन के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा। यहाँ पर डकार की बात हुई है, तो डकार क्या है? तो डकार जो है वो कैपिटल है किसकी? सेनेगल की। उसके बाद में अब यहाँ पर दोहा दिख रहा है, तो दोहा किसकी कैपिटल है? तो दोहा है कैपिटल कतर की। उसके बाद में हेलसिंकी दिख रहा है, तो हेलसिंकी किस देश की कैपिटल है? तो वो है सेनेगल की। उसके बाद में अब यहाँ पर लुइस हैमिल्टन दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, जो कि F1 रेस में काफ़ी पार्टिसिपेशन करते हैं, और ये जो उन्होंने टाइटल जीता है अभी अभी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का, ये उनका 95th नंबर का F1 रेस का टाइटल है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस साल जो भी 15 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसमें से 11 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीते हैं? तो वो जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। दिसंबर का जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज बाय यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 विच सिटी बिकम्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 द्वारा जारी सूची में कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लाहौर, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद और गुड़गांव। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।